लॉस एंजलिस के पुररौनक और पुरहुजूम शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर कैलिफोर्निया रियासत की मशहूर ऑरेंज काउंटी का एक निस्बतन खामोश और मुसाफाती कस्बा योरबा लिंडा है, जहां अमरीका का सबसे जानदार पुरमगज़ और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट से निस्बतन बागी सोच रखने वाला सदर रिचर्ड निक्सन 1913 में पैदा हुआ। ये अमरीका का 37वां सदर था जिसने 20 जनवरी 1969 को हल्फ उठाया, और ये वाहिद सदर था जिसने अपनी सदारत से अखलाकी बरतरी की मिसाल बनाते हुए इस्तीफ़ा दिया। निक्सन से पहले का अमरीका दूसरी जंग अजीम के बाद की सर्द जंग का अमरीका था। जॉन एफ कैनेडी जैसा जारे सदर बरसरे इक़्तिदार रह चुका था, जिसके ज़माने में अमरीकी जासूस U-2 तैयारों ने क्यूबा के साहिलों पर एटमी मिसाइलों के लिए अड्डे तामीर होते देखकर रिपोर्ट की, तो अमरीका को इल्म हुआ कि सोवियत यूनियन के बहरी जहाज़ एटमी मिसाइल लेकर क्यूबा की समत रवाना हो चुके हैं, जो ऐन अमरीका के पड़ोस में नस्ब कर दिए जाएंगे। अमरीका ने क्यूबा का समुद्री घेराव कर लिया और 22 अक्टूबर 1962 को जॉन एफ कैनेडी रात गए तक तकरीर करता रहा और अमरीकी कौम को जंग के लिए तैयार करता रहा। दुनिया जंग के दहाने पर आ खड़ी थी कि सोवियत यूनियन ने अपने मिसाइल क्यूबा से वापस बुला लिए। कैनेडी, जो पहले ही बहुत मकबूल था, इस तकरीर ने उसे अमरीकी अवाम का हीरो बना दिया। सर्द जंग अपने उरूज पर थी और दुनिया में बेशुमार ऐसे मैदान जंग थे जिनमें अमरीका बुरी तरह उलझा हुआ था। दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में अमरीकी झंडे जलाए जाते थे और हर सरमायादार को गाली देने के साथ साथ अमरीका को भी गाली दी जाती थी। दुनिया का हर इनकलाबी शायर वियतनाम, अंगोला, चिली और क्यूबा के मजलूमों के हक में नज़्में लिखता और अफसाने तहरीर करता था। नफरत की इस फजा में रिचर्ड निक्सन ने इक़्तिदार संभाला। मौशी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दुनिया भर में अमरीका जो जंगी महाज भी खुलवाता है, उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि असलहे का कारोबार चलता रहे और इस कारोबार से सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमरीका को ही होता है। इस कारोबार को उर्फ़ आम में अमरीकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसी कॉम्प्लेक्स से वाबस्ता सरमायादार अमरीकी सियासत पर काबिज़ हैं। निक्सन ने बरसरे इक़्तिदार आते ही इन सब की आरा से बिल्कुल मुख्तलिफ पॉलिसी का ऐलान किया, जिसे निक्सन का नज़रिया, निक्सन्स डॉक्ट्राइन कहा जाता है। इस नज़रिए का बुनियादी नुक्ता ये था कि आइंदा से हमारे इत्तेहादियों के दिफा की जिम्मेदारी खुद उनकी अपनी होगी। अमरीका उनकी सिफारती मदद करेगा, माली मुआवनत भी कर सकता है और उनकी अफवाज को ट्रेनिंग भी दे सकता है, लेकिन बराह रास्त जंग में शरीक नहीं होगा। इस डॉक्ट्राइन के ऐलान के बाद यूं लगा जैसे अमरीका बिल्कुल बदल कर रह गया हो। वियतनाम की जंग में 50,000 अमरीकी मर चुके थे और अमरीका के शहरों में नफरत अंगेज एहतजाज जारी था। निक्सन वियतनाम से फिलफौर निकलना चाहता था, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इस तरह निकलने को अपनी शिकस्त और हजीमत तस्वुर करती थी। उसने निक्सन को जंग में मजीद तेजी के लिए कहा ताकि एक बहुत बड़ी फतह हासिल करने के बाद वहां से निकला जाए। इसमें मजीद जानों का नुकसान हुआ। जंग कंबोडिया और लाओस तक फैल गई। आखिरकार निक्सन की खुसूसी कोशिश से 7 नवंबर 1973 को पेरिस में अमन मुआहिदा तय पाया और अमरीका गुज़श्ता 10 सालों पर फैली हुई बदनामी से बाहर निकल आया। इसी दौरान पाकिस्तान भारत के दरमियान 1971 की जंग भी छिड़ गई और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश वजूद में आ गया। लेकिन मगरबी पाकिस्तान के महाज पर जंग जारी रही और भारतीय इरादे ये थे कि मगरबी पाकिस्तान पर भी अपना कंट्रोल कायम कर ले। रूस इस मामले पर भारत का मुमद्दो मुआविन था और यूं खित्ते में अपनी असर रसूख के बढ़ने का इंतजार कर रहा था। मगर एक वजह से पाकिस्तान अमरीका के लिए बहुत अहम बन चुका था। वो वजह ये थी कि पाकिस्तान अमरीका की चीन से दोस्ती बढ़ाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहा था। अमरीकी आर्काइव्स के मुताबिक निक्सन ने बरसरे इक़्तिदार आते ही चीन से ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए अपने वज़ीर ख़ारिजा और अमरीकी तारीख के अहम तरीन सियासी गुरु हेनरी किसिंजर की जिम्मेदारी लगाई गई थी। ये काम वियतनाम की जंग के दौरान बहुत मुश्किल था, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने यह भारी पत्थर उठाने की जिम्मेदारी ले ली। दिसंबर 1970 में पाकिस्तानी सदर याहिया खान की जानिब से चीनी वज़ीर आज़म चुआन इन लाई को अमरीकी पैगाम पहुँचाया गया, जिसके मुस्बत जवाब से अमरीकी दफ्तर खारिजा में खुशी की लहर दौड़ गई। अमरीकी अपनी जानिब से दोबारा राबते की कोशिश कर ही रहे थे कि अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर ने अमरीकी हुकाम को ये बताकर हैरान कर दिया कि चेयरमैन मौज़े तंग और वज़ीर आज़म चुआन इन लाई सदर निक्सन के दौरे का इंतज़ार कर रहे हैं। ये था वो मरहला कि जब इस दौरे की तफसीलात तय करने के लिए हेनरी किसिंजर जुलाई 1971 में पाकिस्तान आया, सदर याहिया से मिला और एक खुफिया तैयारे के जरिए चीन चला गया। इस दौरे का इल्म दुनिया में किसी को ना हो सका। यहीं से अमरीका चीन दोस्ती का आगाज हुआ और फरवरी 1972 को रिचर्ड निक्सन के चीन के दौरे की तारीख तय हो गई।
लेकिन इस दौरान 1971 की पाकिस्तान भारत जंग छिड़ गई, जिसके नतीजे में बांग्लादेश बन गया। अमेरिका के लिए बाकी मांदा पाकिस्तान का बचना उस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया था। जंग के दौरान आर्काइव्स का मुताला करें तो हैरान कुन बातें सामने आती हैं। निक्सन की इंदिरा गांधी के साथ 5 नवंबर 1971 को मुलाकात के बारे में हेनरी किसिंजर के तासुरात ये थे: They are starting a war there. While the bitch Gandhi, she will not be able to go home and say that United States didn't give her a warm reception. And in despair she got to go to war. भारतीय बहरहाल हरामी हैं। ये एक जंग शुरू करने वाले हैं। ये कुतिया गांधी अपने मुल्क जाकर ये तो नहीं बता सकती कि अमरीकियों ने उसका अच्छा इस्तकबाल नहीं किया और इस मायूसी में ये वहाँ जाकर जंग छेड़ देगी। फिर वैसे ही हुआ। बांग्लादेश बनने के बाद अमेरिका को ये परेशानी लाहिक हुई कि मगरबी पाकिस्तान पर भारतीय कब्जे के बाद ये पूरा खित्ता रूस के ज़ेर तसल्लुत आ जाएगा और अमरीकी किरदार इस खित्ते से बिल्कुल निकल जाएगा। निक्सन ने 10 दिसंबर को रूसी सदर ब्रेज़नेव को हॉटलाइन मैसेज किया कि वो इंडिया को जंग शुरू करने से मना करे, लेकिन ऐसा ना हो सका। 16 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तानी अफवाज ने हथियार डाल दिए तो ब्रेज़नेव की तरफ से अमेरिका को जवाब आया कि अब भारत मगरबी पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा, मगर हमले फिर भी जारी रहे। इस दौरान निक्सन ने चीन से मुदाखलत के लिए कहा, लेकिन चूंकि अभी दोस्ती इतनी मुस्तहकम नहीं हुई थी, इसलिए चीन ने भी अमेरिका की बात ना मानी। इस दौरान निक्सन ने दुनिया भर में अपने तमाम मिलिट्री अड्डों, खुसूसन उर्दन और ईरान में जहाज़ों पर असलहा लाद कर उन्हें तैयार किया और उसकी वीडियो भारतीय सफ़ीर को पहुंचा दी और कहा कि अगर जंग ना रुकी तो पाकिस्तान को असलहे की तरसील शुरू हो जाएगी। अगले दिन इंदिरा गांधी ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। इस जंग बंदी के बाद फरवरी 1972 में रिचर्ड निक्सन चीन जा पहुंचा। ये नज़ारा उस दौर की मुनकसिम और सर्द जंग में गिरफ्तार दुनिया के लिए हैरान कुन था। आज से 50 साल कबल दुनिया ये सोचने लग पड़ी थी कि अब शायद इस ज़मीन में अमन का दौर शुरू होने वाला है। सदर निक्सन के इस आबाई कस्बे योरबा लिंडा में निक्सन की यादगार के तौर पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी और म्यूज़ियम है। इस लाइब्रेरी में 48 साल बाद 23 जुलाई 2020 को मौजूदा अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो ने एक तवील तकरीर की है, जिसमें उसने निक्सन डॉक्ट्राइन का बार बार जिक्र करते हुए उसके बिल्कुल बरक्स एक नया नारा बुलंद किया है कि अब कम्युनिस्ट चीन या आज़ाद दुनिया। इस नारे का मतलब सिर्फ एक है कि अब सर्द जंग नहीं, खुली जंग। जिस लहजे में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो ने चीन के बारे में गुफ्तगू की है, ये लहजा अमरीकी हुक्मरानों ने सिर्फ चंद माह पहले ही इख्तियार किया है। यूँ तो धमकी आमेज गुफ्तगू सिफारती आदाब को बालाए ताक रखकर डांटना झिड़कना अमरीका का मामूल रहा है, मगर ये डांट सिर्फ छोटे मुल्कों तक महदूद हुआ करती थी। आखिरी बड़ी डांट जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पर हमलावर होने के चंद माह बाद 3 ममालिक ईरान, इराक और शिमाली कोरिया को शयातीनी मराकज़ एक्सिस ऑफ इवल का लकब देकर दी थी। दूसरी आलमी जंग के खात्मे के बाद से शुरू होने वाली सर्द जंग, जिसे दाएं और बाएं बाजू या कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की जंग कहा जाता है, ये जंग अफगानिस्तान में रूस की शिकस्त, रूस में गोर्बाचोव के नज़रियात, पेरास्ट्रैका और ग्लासनोस्ट के साथ कम्युनिस्ट रूस के खात्मे और आखिरी बड़ी कम्युनिस्ट ताकत चीन के जदीद कॉर्पोरेट मालियाती निज़ाम में दाखिले के बाद ख़त्म हो चुकी है। 30 सालों से दुनिया में एक ही नज़रिया बाकी रह गया है और ये एक ही आलमी मालियाती निज़ाम IMF के ज़रिए राज कर रहा है। उसी के ज़ेरे असर दुनिया अब अमरीका को वाहिद सुपर पावर मान चुकी है। अमरीका और उसके हवारी मगरबी हुकूमतें दुनिया के लिए जो भी एजेंडा मुंतखब करते, अगर कोई कौम उससे रूगर्दानी करती तो ऐसी हुकूमत को इबरतनाक अंजाम से दो चार कर दिया जाता। सद्दाम हुसैन और मुअम्मर कज़ाफ़ी इसकी बदतरीन मिसालें हैं। अमरीका ने इन 75 सालों में पूरी दुनिया को मैदान जंग बनाए रखा, लेकिन अमरीकी हवस और अमरीकी मईशत को मजबूती के लिए मुसलसल खून, जंग, बारूद और तबाही चाहिए। इसीलिए अमरीका इधर एक महाज से लौटता है तो दूसरा अपने लिए तैयार कर चुका होता है। मगर इस दफ़ा मैदान जंग भी बड़ा है और खेल भी बहुत पेचीदा। नज़रियात की जंग तो मुद्दत हुई ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो ने 30 साल के बाद ये लफ्ज़ कम्युनिज्म बोलकर आने वाली जंग को एक नज़रिए का रूप देने की भोंडी कोशिश की है। अमरीकी दफ्तर ख़ारिजा ने उसकी जो तकरीर जारी की है उसका उन्वान है कम्युनिस्ट चीन और आज़ाद दुनिया का मुस्तकबिल। किस कदर झूठ और फरेब है इस उन्वान में।
हालांकि ये हकीकत है कि चीन ना अब कम्युनिस्ट है और ना ही बाकी दुनिया के ममालिक मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। लगता है कि मार्केट मईशत और अस्करी ताकत की वैसी ही जंग का आगाज हुआ चाहता है जैसा पहली और दूसरी जंग अजीम में हुआ था। उस वक्त भी तमाम ममालिक एक जैसी माशी और माशरती दुनिया में रहते थे, लेकिन जंग छेड़ने के लिए कोई ना कोई नारा तो ज़रूर होता है। इसीलिए तो हिटलर को फाशिस्ट यानी आमरीत पसंद और फस्ताई कहा गया। आइंदा लड़ाई के लिए चीन को बदनाम करने के लिए मुसलमान शिद्दत पसंद तो कहा जा नहीं सकता था। अलकायदा का मरकज या दहशतगर्दी का सहूलतकार भी उसे गर्दाना नहीं जा सकता था। मगर अमेरिका की मुआशी बरतरी के लिए जंग की मजबूरी देखिए कि लड़ाई शुरू करने के लिए उसे अपनी पटारी में से 75 साल पुराना लफ्ज घिसा पिटा कम्युनिज्म निकालकर चीन पर चस्पा करना पड़ा। माइक पॉम्पियो ने तकरीर के आगाज में ही उन चीनी अफराद का शुक्रिया अदा किया जो इख्तिलाफ राय की बुनियाद पर चीन को छोड़कर अमेरिका आए हैं और उस तकरीर में शरीक थे। उसने उन्हें तारीख के बहादुर अफराद कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन ने अफगान मुजाहिदीन को अमरीका की जंग आज़ादी लड़ने वाले 7 रहनुमाओं के हमपल्ला करार दिया था। पॉम्पियो ने उसके बाद अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के वज़ा करदा खारिजा पॉलिसी के सबसे बड़े मारिके को अमरीका की नाकाम तरीन कोशिश करार दिया। ये मारिका अमरीका की चीन के साथ दोस्ती का आगाज था, जो फरवरी 1972 में सदर निक्सन ने किया था। माइक पॉम्पियो ने इसी पॉलिसी की नाकामी का ऐलान करने के लिए खास तौर पर रिचर्ड निक्सन की यादगार का इंतखाब किया। उस तकरीब में निक्सन की बेटी जूली निक्सन को भी मदऊ किया गया था, जो एक और अमरीकी सदर आयरनहावर के पोते की बीवी भी है। पॉम्पियो ने कहा कि हमने 1972 में चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसकी आलमी तन्हाई को ख़त्म किया। उसे सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनवाया, जिसके पास अब वीटो की कुव्वत भी है। लेकिन चीन ने हमारी इस दोस्ती और खैरख्वाही का गलत इस्तेमाल किया। उसने चीन के बारे में 3 इंतहाई सख्त और गैर सिफारती अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि चीन झूठ, धोखे और चोरी से अपनी ताकत और खुशहाली में इजाफा करता चला आया है और अब वो इस मकाम पर आ चुका है कि उसकी तरक्की को रोकने के लिए जमहूरी कुव्वतों का इत्तेहाद ज़रूरी हो गया है। दुनिया की ये इत्तेहादी ताकतें मिलकर चीन में तब्दीली को बर्पा करें। उसने कहा कि जमहूरी कुव्वतों का बनने वाला ये नया इत्तेहाद कम्युनिस्ट चीन पर वाज़े कर देगा कि वो कम्युनिस्ट पार्टी को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर करे, वरना आलमी तन्हाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। आज़ाद दुनिया यानी मगरबी कॉर्पोरेट दुनिया के बारे में उसने एक हदफ दिया है। उसने कहा, द फ्री वर्ल्ड मस्ट ट्रिम्प ओवर दिस न्यू टायरनी। आज़ाद दुनिया ज़रूर इस नए जबरो इस्तिबदाद पर फतह हासिल करे। इसके बाद उसने कहा, हमने 50 साल आंखें बंद करके चीन पर भरोसा किया और दोस्ती रखी, लेकिन अब हमें ये सब खत्म करना होगा। चीन के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू अब अमेरिका में रोज का मामूल बन चुका है। इसी हफ्ते वजीर दिफा मार्क एस्पर, अटॉर्नी जनरल बिल बार और FBI के सरबराह क्रिस्टोफर ने भी इसी लहजे में चीन के खिलाफ गुफ्तगू की। लेकिन माइक पॉम्पियो की गुफ्तगू वैसी ही अहमियत की हामिल है जैसी चीन से दोस्ती करते वक्त अमरीकी वजीर खारिजा हेनरी किसिंजर की बात बहुत अहम थी। पॉम्पियो ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग वाला पुराना लहजा इख्तियार किया और कहा कि अगर आज़ाद दुनिया ने मिलकर चीन को तब्दील ना किया तो कम्युनिस्ट चीन हमें तब्दील करके रख देगा। अगर मगरबी दुनिया चाहे तो चीनी सदर जी को चीन के अंदर भी अपना जबर कायम करने से रोक सकती है और अपने मुल्क से बाहर भी चीन किसी को डरा नहीं सकेगा। ये तकरीर और इसके बाद के सवाल जवाब मुस्तकबिल के अगले चंद सालों का नक्शा वाज़े कर रहे हैं। चीन का समुद्री घेराव तो मुकम्मल हो चुका है। जमीनी सतह पर उससे लड़ने के लिए भारत को तैयार किया जा चुका है, जिसकी जापान और ऑस्ट्रेलिया मदद करेंगे। लेकिन चीन के अंदर से तब्दीली का जो रास्ता सोचा गया है वो बहुत ही खतरनाक और पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है, क्योंकि लगता है कि इस रास्ते का इंतखाब पाकिस्तान को जहन में रखकर किया गया है। इस रास्ते पर अमेरिका में गुज़श्ता 20 साल से काम हो रहा था कि कैसे चीन के मुसलमानों को चीन से बगावत पर उकसाया जाए। प्रोपोगंडा मशीनरी सरगर्म है और चीनी पनाहगज़ीनों को भी मुनज़्ज़म किया जा रहा है। लड़ाई के लिए अब वाज़े लफ्ज़ कम्युनिस्ट इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अल्हाद के खिलाफ मजहबी जज्बात को उभारा जाए। चीन के इस जनूब मगरबी खित्ते की एक तारीख है जहाँ मुसलमान आबाद हैं। इस खित्ते में 12 नवंबर 1933 को मशरकी तुर्किस्तान की इस्लामी जमहूरिया कायम हुई थी, जिसने चीन से आज़ादी हासिल की थी। काशगर उसका सदर मकाम था और ये रियासत 1949 तक कायम रही। इस रियासत को दोबारा जिंदा करने के लिए चीन में इस्लामी इनकलाब और जिहाद की लहर फैलाने की ज़रूरत है। इस सारे काम के लिए पाकिस्तान का कंधा इस्तेमाल करने का सोचा जा रहा है, लेकिन ये पाकिस्तानी कंधा अमरीकी बोझ से पहले ही बहुत शैल है। वक्त आ गया है
कि अब पाकिस्तान अपने इस कंधे को एक ही झटके में अमरीका से आज़ाद करे, क्योंकि इसी में हमारी आफियत है।